आज का आपका टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। जिस समय भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने का सीधा सीधा प्रभाव पड़ा भारत की एकता पर और भारत में विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया, यानी कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। जब छोटे छोटे राज्यों में कोई क्षेत्र बंट जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा उसकी मजबूती पर और इसका सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत में निर्बलता और निराशा का युग शुरू हो गया। लेकिन ये कहा जाता है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जो तिमिर यानी कि जो अंधकार भारत के इतिहास में प्रारंभ हुआ, वह अंधकार प्रकाश में बदला और उस प्रकाश का नेतृत्व करने वाले थे राजपूत। भारत के विभिन्न स्थानों में राजपूत वंशों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया और इस प्रकार से भारत की राजनीतिक एकता को फिर से गठित करने का प्रयास किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह राजपूत वंश शासन कर रहे थे, इसीलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के युग को राजपूत युग कहा जाता है। अब बात आती है कि यह राजपूत कौन थे। अगर हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बात करते हैं तो राजपूत शब्द से तात्पर्य राजस्थान के राजाओं से अधिकांशतः लिया जाता है। राजस्थान का नामकरण भी यही कहा जाता है कि राजपूतों के शासन के कारण इसका नाम राजस्थान पड़ा। भारत में या राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस ने किया था और उसके पश्चात 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान का इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ जुड़ा होने से यह भी लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ अभी पढ़ भी चुके हैं। वर्तमान में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यह राजपूत कौन थे। इनके बारे में विभिन्न मतांतर भारत में प्रचलित हैं। जिस युग को हम राजपूत युग कहते हैं वह राजपूत युग एक वर्ग या जाति के रूप में भारत में प्रयोग हुआ है। राजपूत शब्द भारत में एक वर्ग या जाति के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए विभिन्न मत दिए जाते हैं। अनेक लोग ये कहते हैं कि राजपूत जो थे वो वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। कुछ कहते हैं जिन्हें राजपुत्र कहा जाता था वही राजपूत बना। कुछ कहते हैं जिनके लिए प्रारंभ में राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया वही राजपूत बने। और अनेक विद्वानों का मत है कि जो योद्धा और शासक वर्ग थे वही राजपूत बने। इस संदर्भ में राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश या लौकिक रूप माना जाता है। भारत में राजपुत्र शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन भारतीय साहित्य, महाभारत, अर्थशास्त्र, कालिदास की रचनाएं, हर्षचरित, शिलालेख, दानपत्र आदि में क्षत्रिय राजकुमारों, राजवंशीय लोगों और क्षत्रिय योद्धाओं के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। किंतु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन स्थानों पर राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति सूचक न होकर विशिष्ट गुण युक्त वर्ग का प्रतीक है, यानी कि जो व्यक्ति राजसी कार्यों से जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति राजपुत्र है, ऐसा प्रतीत होता है। राजपुत्र के अपभ्रंश रूप राजपूत शब्द का वर्ग या जाति के रूप में प्रयोग मुसलमानों के भारत में प्रवेश के बाद कब और क्यों आरंभ हुआ, इस संबंध में विद्वानों का मत है कि भारत में मुसलमानों के शासन की स्थापना के बाद क्षत्रियों के राज्य धीरे धीरे समाप्त होते गए और जो शेष बचे उन्होंने मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर ली। अतः वे स्वतंत्र शासक न रहकर सामंत बन गए। ऐसी दशा में राजवंशीय होने के कारण ही उन्हें राजपुत्र कहा गया और मुसलमानों को राजपुत्र शब्द के उच्चारण में या लिखने में कठिनाई थी, तो उन्होंने इस शब्द को राजपूत के नाम से प्रयोग किया। तो ये माना जाता है कि ये लोग
वैदिक क्षत्रिय, राजपुत्र, राजन, योद्धा और जो शासक वर्ग था उसके लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत दिए जाते हैं। पहला मत विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, कि इनकी उत्पत्ति विदेशी जातियां जो समय समय पर भारत आईं या जिन्होंने भारत में माइग्रेट किया उनसे उत्पत्ति हुई। दूसरा मत भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। भारतीय उत्पत्ति यानी कि देशज जो जातियां थीं या देशज जो वर्ग थे उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। इस संदर्भ में विभिन्न मत हैं, जैसे पहला वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति, दूसरा अग्निकुंड या अग्निवंशीय सिद्धांत, तीसरा ब्राह्मण वंशीय या ब्राह्मणों से उत्पत्ति यानी कि जो वैदिक काल के ब्राह्मण थे उनसे उत्पत्ति। चौथा मत दिया जाता है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, क्योंकि राजपूतों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि हमें अनेक बार इनके अभिलेखों में सूर्यवंशीय या चंद्रवंशीय उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। तो एक मत यह भी दिया जाता है। और इसके साथ ही तीसरा मत, जो कि इसके अंतर्गत लिखा हुआ नहीं है स्लाइड में, एक मत ये दिया जाता है कि ये मिश्रित जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। इस तरह से राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला मत जो हम यहाँ लेते हैं वो है विदेशों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के संदर्भ में कनिंघम, विलियम क्रुक, जेम्स टॉड, स्मिथ आदि ने यह मत दिया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वह उत्पत्ति विदेशियों से हुई थी। इस संदर्भ में वो यह कहते हैं कि विभिन्न राजपूतों के अभिलेखों में, राजपूतों के साहित्य में हमें कुछ उल्लेख ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। कनिंघम ने ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर इन्हें यूची जाति का वंशज बताया है। यूची जाति कुषाण जाति को प्रारंभ में कहा जाता था। भारत में आने के पश्चात यह कुषाण जाति के नाम से प्रचलित रही है और कुषाण जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा जो भारत में हुआ वो कनिष्क रहा है। स्मिथ ने राजपूतों को विदेशी मानते हुए ये कहा कि शक व यूची की भांति गुर्जर और हूण जातियों का शीघ्र ही भारतीयकरण हो गया और इन्हीं राजवंशों को राजपूत नाम से जाना गया। इसी भांति दक्षिण भारत की अनेक अनार्य जातियां जैसे गौड़, भर, खर्व आदि भी भारतीयों के साथ समाहित हो गए तो वे चंदेल, राठौर, गहरवाल आदि राजपूत कहलाए। इन्होंने ही अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए अपने आप को सूर्य व चंद्रवंशीय सिद्ध करना शुरू कर दिया। विलियम क्रुक का मानना है कि शक, कुषाण, पल्लव, हूणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। गुर्जर जाति हूणों से संबंधित थी। इस जाति या अन्य विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया तथा देश रक्षक के रूप में सम्मान प्राप्त कर लिया। इन्हें रामायण तथा महाभारत कालीन क्षत्रियों से संबंधित सूर्य व चंद्रवंशीय मान लिया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने किसी थोड़े अन्य आधारों पर राजपूतों को विदेशियों से उत्पत्ति के आधार पर स्वीकार करवाया है। वो ये कहते हैं कि राजपूतों की और शक सीतियों की अनेक परंपराएं समान हैं, जैसे सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों का पूजन, तातारी, ये सभी चीज़ें शकों में भी प्राप्त होती हैं और राजपूतों में भी प्राप्त होती हैं। जबकि आर्य शांतिप्रिय थे और उनमें इन सभी गुणों का अभाव था, तो उन्होंने कहा है कि निश्चय ही राजपूत और शक एक ही रहे होंगे। कर्नल टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड के सिद्धांत को मान्यता देते हुए इसे अनार्यों के शुद्धिकरण का प्रतीक मानकर यह मत भी प्रतिपादित किया है कि जब कालांतर में शकों ने हिंदू धर्म और संस्कृति को अंगीकार कर लिया तो ब्राह्मणों ने अग्निकुंड के माध्यम से उनकी शुद्धि करके उन्हें हिंदू समाज का अंग बना लिया, अर्थात उनका आर्यीकरण या भारतीयकरण कर लिया गया। इस तरह से विभिन्न लोगों ने इस मत को दिया है कि यह विदेशी या आर्यों के ही वंशज थे। अब इस संदर्भ में यदि हम इनका विरोध करें कि राजपूत जो थे विदेशियों की संतान नहीं थे, तो इस संदर्भ में विभिन्न मत दिए जाते हैं।
इसका विरोध किया है गौरीशंकर ओझा, सीवी वैद्य, जीएन शर्मा आदि विद्वानों ने। सीवी वैद्य ने सीधे कहा है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे। ओझा कहते हैं कि वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। और भंडारकर कहते इस प्रकार से ये मत दिया है। यहाँ क्रमशः लेते हैं कि वीएम स्मिथ ने ये कहा है कि ये जो थे ये विदेशियों की संतान थे। लेकिन अगर हम स्मिथ के मत को मानते हैं तो हमें ये मानना होगा कि प्राचीन क्षत्रिय वंश जो था वो एकदम विलुप्त हो गया। ऐसा संभव नहीं है। क्षत्रिय वर्ग जो भारत में प्राचीन समय से यानी कि ऋग्वैदिक काल से भारत में विद्यमान था वो एकदम 700 ईस्वी तक आते आते एकदम से अचानक कैसे लुप्त हो सकता है। अतः इस बात को नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से हम क्रुक की बात को भी नहीं मान सकते। क्रुक के संदर्भ में ये माना गया है कि जो विदेशी थे वह विदेशी एकदम से जो राजपूत थे वो समस्त विदेशियों की संतान नहीं हो सकते। तो इसलिए या अन्य मतों के समर्थन के कारण हम क्रुक की बात को भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भंडारकर के मत को भी हम नहीं मान सकते। भंडारकर कहते हैं कि गुर्जर जो थे वो खिज़र जातियों की संतान थे और हूणों के साथ खिज़र जाति भारत आई थी और इस प्रकार से गुर्जर लोग हूणों के साथ भारत में आने वाली खिज़र जाति की संतान है और कालांतर में यही राजपूत कहलाए। उनका मत था कि पुराणों में हैय जाति का उल्लेख विदेशी शक और यवनों के साथ हुआ है और हैय राजपूत वंश भी विदेशी ही था। लेकिन हम इस मत को भी स्वीकार नहीं कर सकते। डॉक्टर भंडारकर ने प्रतिहार आदि राजपूत वंशों को विदेशी गुर्जरों की संतान माना है। यह शब्द किसी जाति का द्योतक न होकर राजपुताने के एक भूभाग का द्योतक है। प्राचीन काल में गुजरात क्षेत्र जो था वो गुर्जरत्रा कहलाता था और यहाँ के निवासी गुर्जर कहलाते थे। राजपूत वंशों से ने अन्य राजपूत वंशों से अपनी पृथक पहचान बनाने के लिए अपने नाम के साथ, अपने वंश के साथ अपने स्थान विशेष का नाम जोड़ लिया था और इसीलिए यह गुर्जर प्रतिहार कहलाए। इसी प्रकार प्राचीन काल में दक्षिण गुजरात ही लाट नाम से प्रसिद्ध था, संपूर्ण गुजरात नहीं। अतः भंडारकर जिस गुर्जर शब्द से गुजरात का नामकरण होना मानते हैं यह सत्य नहीं है। वस्तुतः गुजरात का नामकरण गुजराती भाषा के प्रयोग के कारण हुआ है। डॉक्टर भंडारकर द्वारा वाहमान को चाहमान पढ़ना, मुद्रा पर अंकित वासुदेव को खिज़र जाति का मानना स्वयं की कल्पना की उपज है। यह एक तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं है। अतः हम इन्हें भंडारकर के मत को सही नहीं मान सकते। इसके अलावा इसके विपक्ष में अन्य मत दिए जाते हैं कि गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों में उनके क्षत्रिय होने का उल्लेख है 9वीं शताब्दी से पूर्व। इसके अलावा ये भी कहा जाता है 9वीं शताब्दी से पूर्व राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। राजपूत 9वीं शताब्दी में एकाएक प्रकट हुए। लेकिन हम फिर से कहते हैं कि राजपूत शब्द राजपुत्र का अपभ्रंश है और इस शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से हो रहा था। 9वीं शताब्दी में राजपुत्र के स्थान पर राजपूत शब्द के प्रयोग का प्रमुख कारण मुसलमानों द्वारा उच्चारण की कठिनाई था। दूसरा कारण बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार के कारण जब अन्य क्षेत्रों के क्षत्रिय वर्ण धर्म नष्ट हो गए तो राजस्थान के क्षत्रियों ने अपनी शुद्धता और बाहर के क्षत्रियों से अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय आधार पर अपने वंशों का नामकरण कर लिया और आपस में ही वैवाहिक संबंध बनाने लगे और धीरे धीरे अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपनी अलग इकाई बन गए। यह सत्य है कि भारतीय साहित्य में यदाकदा क्षत्रिय सामंतों की अवैध संतानों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु उसे राजपूत शब्द का सामान्य